नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबर के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। पढ़ाई के साथ साथ भ्रमण का अपना विशेष महत्व होता है और सरकार द्वारा ग्रामीण आंचल के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर भेजना मील का पत्थर साबित होगा। यह कहना था राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुई के प्राचार्य श्री अशोक कुमार का। गौरतलब है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों को इन दिनों शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जा रहा है, जिसके बारे में भिवानी हलचल की टीम ने बच्चों और अध्यापकों से विशेष बातचीत। हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इस बारे में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुई के प्राचार्य अशोक कुमार ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों का बच्चों को भ्रमण करवाना एक अच्छी पहल है। इससे बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा और बच्चों की समझ शक्ति भी बढ़ेगी। वहीं बच्चों ने इस बारे में इस योजना को अत्यंत सराहनीय बताया और विद्यालय प्रबंधन का इस प्रकार की योजना को शीघ्र लागू करने की बात कही। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम सरकारी स्कूल के बच्चे भी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर की चीजें देखेंगे। 6-7 दिन का टूर है, इसमें सब फ्री होगा। फील हो रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को कहीं बाहर घूमने का मौका मिल रहा है। ये एजुकेशनल टूर है तो बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा हमें। और 6 से 7 दिनों का ये टूर है जहाँ पर अलग अलग दोस्तों से फ्रेंडशिप होगी, अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिलेगी हमें बहुत खुशी है कि सरकार के द्वारा हमें शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जा रहा है। वहाँ जाकर हमें कुछ पढ़ाई के विषय में बताया जाएगा। ये 5 या 7 दिन का टूर है, इसमें हमें बहुत ही खुशी महसूस होगी। सरकार अब प्राइवेट स्कूल से अच्छे हमारे सरकारी स्कूल हो गए हैं। सरकारी स्कूल में जितनी सुविधा उपलब्ध है उतनी तो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। कि +1 में पढ़ने वाले साइंस मतलब विज्ञान संकाय के जो बच्चे हैं उनको विभाग जो है कपूरथला, कुरुक्षेत्र, अमृतसर वाघा बॉर्डर जो है टूर पर लेके जा रहा है। तो हमारे विद्यालय की भी 4 छात्राएं हैं जो विज्ञान संकाय की हैं, वो उस टूर में जा रही हैं। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें मतलब ना चाहते मतलब नहीं घुमा पाते हैं और विभाग ने एक बहुत अच्छी पहल की कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ देशाटन करके भ्रमण करके शैक्षणिक भ्रमण करके बहुत कुछ सीख पाएं। तो ये टूर जो है उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और एक मील का पत्थर साबित होगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा। बच्चे खुद जाकर के वाघा बॉर्डर को जब प्रत्यक्ष देखेंगे, वहाँ की जो है परेड को देखेंगे तो उनके अंदर क्या जोश और क्या उत्साह आएगा ये देखते ही बनेगा बच्चे जब प्रत्यक्ष उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक इसी प्रकार अमृतसर में जलियांवाला बाग जो अभी तक वो पढ़ते आए हैं, जब प्रत्यक्ष जाकर के देखेंगे कि दीवारों के अंदर वो गोलियों के निशान आज तक वो हूबहू हैं। वो लाल कुआं, खूनी कुआं जिसमें मतलब आनंद फानन में जो जनरल डायर ने आदेश किया था गोली चलाने का और बेचारे अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे, वो कुआं प्रत्यक्ष देख करके आएंगे। ये चीजें जो हैं उनके लिए जीवन में अविस्मरणीय बन जाएंगी। मैं समझता हूँ इससे अच्छा मौका बच्चों को जीवन में नहीं मिल पाएगा। जो गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, विज्ञान संकाय के बच्चे हैं, वो कुरुक्षेत्र में जाकर के पैनोरमा देखेंगे, वहाँ की ऑडिटोरियम देखेंगे, वहाँ की म्यूजियम देखेंगे, वहाँ की साइंस के वो देखेंगे। मैं समझता हूँ वास्तव में जीवनोपयोगी होगा, उनके लिए जीवन में बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और सबसे पहले सफाई व्यवस्था को ही पटरी पर लाना है, यह कहना था नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह का। नगर के सौंदर्यकरण के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने नगर वासियों से सफाई व्यवस्था में विशेष सहयोग करने की अपील की ताकि सभी स्वस्थ रह सकें। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाना है। कम साधन, कम कर्मचारी होने के बावजूद शहर को सुंदर और साफ रखने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे। जहां पर ज़्यादा कचरा डाला जाता है वहां पर कचरा ड्रॉपिंग पॉइंट बनाया जाएगा ताकि इसे इकट्ठा करके दादरी रोड पर प्रबंधन में डाला जा सके। पुरानी बस स्टैंड पर नगर परिषद चांदनी चौक की तरह से सुंदरीकरण करने का कार्य किया जाएगा। जल्दी इसके लिए टेंडर लगा दिए जाएंगे ताकि सफाई व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। शहरवासियों को अपील करते हुए उन्होंने कहा कि नगर परिषद की जो भी गाड़ी कचरा लेने आती है, क्षेत्रवासी व बाजार के दुकानदार उस गाड़ी में ही अपना कचरा डालें। सफाई के ऊपर ध्यान है। अभी साधन कम है, काम ज़्यादा है। अब निश्चित रूप से मानता हूँ कि सफाई व्यवस्था तो चरमरा गई थी, उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा।
एक सीमित कर्मचारियों से और सीमित साधनों से हम आज पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी कुछ एक स्थानों पर जहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते थे, जैसे पुराना बस स्टैंड का चित्र आपने देखा होगा, बहुत नर्क जैसा वहाँ हाल बना हुआ था। अब कुछ एक जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार की अव्यवस्था है। पुराना क्षेत्र बस स्टैंड के क्षेत्र में हमने वहाँ पे एक डस्टबिन बनवाया है, एक पिट बनवाई है, ताकि कचरा बाहर न डले, उसके अंदर डल जाए। ये एक टेम्परेरी व्यवस्था की है हमने। स्थायी इसका समाधान ये रहेगा, जल्द ही हम पूरे शहर के अंदर किस प्रकार से घर घर कचरा का उठान हो, सफाई की गाड़ियाँ, ऑटो हो, रेहड़ियाँ हो, जो भी साधन के माध्यम से जो सफाई के लिए उपयुक्त रहेंगे, गली भीड़ी गलियों के लिए जैसे, बड़े रोड के लिए जैसे, तो इस प्रकार से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार हर घर से पूरे शहर के अंदर 31 वार्डों के अंदर कचरे का उठान हो और हर गली के अंदर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हो जहाँ सफाई की जा सके। ये जल्द ही हम व्यवस्था करेंगे, शहर को 3 या 4 जोन में बांट करके। अभी इसका हमने टेंडर की एक व्यवस्था की है, जल्द इसका टेंडर भी लगा देंगे और कचरे उठाने का और स्वीपिंग का दोनों चीज़ें मिला करके अलग अलग जैसे जोन बांट करके। और अभी जो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा कचरा पड़ता है, तो सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। पुराना बस स्टैंड का जो क्षेत्र है, यहाँ एक पिट बनाई है, कचरा भी यहाँ डलेगा। कुछ दिन बाद हाउस की बैठक हो जाती है, उस बैठक के पश्चात हम पूरे के पूरे क्षेत्र को सुंदर बनाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। हम सब मिल कर के सलाह लेकर के एक दूसरे की किस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाए। हम कई जगह हमने देखी हैं, उनको हम आदर्श मान करके सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। सौंदर्यीकरण ऐसा हो कि कोई कलाकृति बने, फाउंटेन वगैरह लगे, इस प्रकार से हो कि यहाँ कोई आदमी 2 मिनट बैठे और उसको सेल्फी पॉइंट जैसा हम विकसित करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीटा दुग्ध शीतकरण केंद्र भिवानी के प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी के महाप्रबंधक सुरेश पाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं प्रबंधक वीटा शीतकरण केंद्र सुभाष शर्मा ने बताया कि यहाँ अनेक प्रकार के फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीटा दुग्ध शीतकरण भिवानी केंद्र पर बतौर मुख्य अतिथि सुरेश पाल महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भिवानी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुभाष शर्मा प्रबंधक वीटा शीतकरण केंद्र भिवानी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने पौधा रोपण का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन पौधों से ही प्राप्त होती है। इनका सब तरह से बचाव करते हुए समाज के हर वर्ग को पौधारोपण करना आवश्यक हो गया था। इससे वर्षा में सहयोग मिलता है तथा वायु प्रदूषण नहीं होता। उन्होंने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और समाज के हर व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे हर वर्ष लगाने का आह्वान किया। सुभाष शर्मा प्रबंधक ने साथ में पौधारोपण करवाया तथा हर वर्ष कम से कम 100 पौधे लगातार 5-6 वर्षों से इस केंद्र में लगा रहे हैं। इस केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिल्क प्लांट रोहतक श्री जयवीर यादव का पौधारोपण में विशेष उत्साह एवं रुचि है तथा उनकी इस प्रेरणा से सुभाष शर्मा ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में 1251 पौधे लगाए हैं। आज भिवानी के दुग्ध शीतकरण केंद्र इसके इंचार्ज सुभाष जी हैं, इनके विशेष आग्रह था, बल्कि मैं कहूँगा आग्रह नहीं, ये हमारा दायित्व भी है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलने हैं, हर जगह पे आग्रह भी है कि वो कम से कम 1 पौधा लगाएं। लेकिन इस उत्सव को मनाते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि 75 पौधे लगाएं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ 200 से ज़्यादा पौधे लगे हैं और आज यहाँ पे सभी फलदार वृक्ष जो पौधे हैं वो लगाए गए और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ और जो पौधारोपण के पीछे का भाव है कि पहले जो पौधे लगाए हैं वो कामयाब हों, मरे नहीं, वो मुझे देख के अच्छा लगा। ये जो पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं जामुन के पेड़ हैं, आज से 4 साल पहले हम नहीं लगाए थे और आज वो फल दे रहे हैं। और अभी मेरे को सुभाष जी ने बताया कि बड़े अच्छे उनके जामुन लगे थे। पीछे बेल पत्तर हैं बराबर दिख रहे हैं, वो भी 2 साल पहले लगाए थे, बड़े अच्छे हो गए हैं। मैं जब जब इस तरह के आयोजन में भाग लेता हूं तो हमेशा कहता हूं कि पौधारोपण करने का हेतु तब पूरा होगा कि अगले वर्ष हम उसका जन्मदिन मनाएं, देखें कि वो पौधा है कि नहीं, वरना तो भ्रूण हत्या जैसा ही है। उस पौधे को अपनी जगह रहने देना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसको हम नर्सरी से ले आके और ऐसा नष्ट करें। तो बहुत अच्छा लगा और आज सारे ही फलदार पौधे लगाए गए हैं। उसमें अनार भी है, पपीता भी है और अमरूद के पेड़ भी उसमें हैं जो बड़े होंगे।
और मुझे पूरा विश्वास है और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बड़े तल्लीन होकर उनके सेवा भाव से काम करता है, जिसके कारण से सारे पौधे बड़े हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं सभी स्टाफ को और सुभाष जी को खास तौर पे बधाई देना चाहता हूँ। इंद्र भगवान भी खुश हैं और पौधारोपण के समय पे बारिश शुरू हो गई है। हमारे कोऑपरेटिव बैंक में भी हमने ऐसा विशेष योजना चलाया हुआ है कि 4-5 स्थान हमने ऐसे चुने हैं जहाँ पे 75 पौधे लगाएंगे। आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ विटा दूध शीतकरण केंद्र भिवानी में फलदार पेड़ लगाए गए हैं। इसमें हमने 251 फलदार पेड़ लगाए हैं। हम वैसे तो हर वर्ष यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम बड़े चाव के साथ आयोजित करते हैं। इसमें हमारी जो मिल्क सोसाइटियाँ हैं हमारी भिवानी डिस्ट्रिक्ट और दादरी डिस्ट्रिक्ट की, ये भी विशेष रूप से इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसी तरह जब से मैंने 2015 में यहाँ चार्ज संभाला था, उसके बाद से तो हमने हर साल ये मन बना रखा है कि यहाँ कम से कम 100 पेड़ हम प्रति वर्ष लगाएं। और इसमें हमारी जितनी भी मिल्क सोसाइटियाँ हैं इनका योगदान विशेष रूप से रहता है। और हमारे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो मिल्क प्लांट रोहतक में बैठते हैं, उनका इस बारे में बड़ा ही विशेष योगदान रहता है। वो हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। अब भी जैसे ये आज़ादी का 75वां वर्ष जो चल रहा था, उसमें भी हमारे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री जयवीर यादव जी, उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया है और उन्होंने कहा है कि आप जितने भी मैक्सिमम पेड़ लगा सकते हो वो पेड़ आप अपने शीतकरण केंद्र पर अवश्य लगाएं। इसी तरह हमारे बीच आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जीएम साहब हैं हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक के, और इनका भी मैं विशेष रूप से आभारी हूं, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्लांटेशन करते हैं तो इनका हमेशा अच्छा योगदान रहता है और ये हमें समय भी देते हैं, अपना बिजी समय से टाइम निकाल कर और यहाँ पहुँचते हैं। और उनके मार्गदर्शन में हम लगातार 2016-17 से पेड़ लगा रहे हैं। भिवानी के जैन चौक क्षेत्र में लाल मस्जिद चौक के दुकानदार यहां सीवरेज से फैल रही गंदगी व गंदे पानी के कारण खासे परेशान नजर आए। इन दुकानदारों का कहना था कि करीबन 6 से 8 महीने से गंदे पानी के कारण न तो ग्राहक ही उन तक पहुंच रहे हैं और न ही अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि तुरंत इस समस्या से उनका छुटकारा दिलाया जाए। इस बारे में दुकानदारों ने बताया कि हमारे यहाँ ग्राहक आने से भी कतरा रहे हैं। दुकानदारी का काम बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। साथ ही यहाँ पर जो गंदा पानी बह रहा है इसमें मच्छर आदि फैल रहे हैं, इससे अन्य बीमारियां होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन को इसके बारे में काफ़ी बार बताया जा चुका है, लेकिन सफाई कर्मचारी आते हैं और फॉर्मेलिटी मार करके चले जाते हैं, लेकिन पानी यूं का यूं खड़ा रहता है। वहीं राहगीरों ने बताया कि यहाँ पर पानी में से निकलना पड़ता है। यहाँ हनुमान मंदिर है, इसमें सुबह जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। साथ ही बताया कि सीवरेज खुले होने के कारण काफ़ी मोटरसाइकिल वाले पानी के अंदर गिर चुके हैं। क्या परेशानी है? ये आते जाते रहते हैं ना, सुबह आते हैं घूमने मंदिर में आता हूँ मैं, तो पानी भरा ही रहता है कई दिनों से। सीवर का पानी निकलता है, कभी नाले का पानी निकलता है। मैं रोज आता हूँ घूमने। कौन सी जगह है ये जो है? एक तो बावड़ी गेट की तरफ जाता है, एक दादरी गेट की तरफ, एक जो है जानपुर की तरफ जाता है। एक ये मंदिर है, मंदिर हीरा वाली गली में है। कितना टाइम हो गया? टाइम 15-20 दिन तो मैं तो तकरीबन देखता ही रहता हूँ, पानी भरा ही रहता है थोड़ा बहुत। मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, और यहाँ मेरी शॉप है। ठीक है, ये गंदगी कम से कम इस पानी को 6 महीने 7 महीने 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। 24 घंटे यहाँ पानी खड़ा रहता है जी, कोई सुविधा नहीं है, कोई एमसी सेवा नहीं करता। 3-4 बार बुला लिया है जी, सारे नू कहते हैं पानी निकलवा देंगे, ये करवा देंगे, कोई इसके लिए कोई सुरक्षा नहीं हुई जी। और एक यहाँ पे एक सीवर का गड्ढा है जिसमें 5-6 बार गिर लिया है, ओवरलोड रहता है। अभी भी आप देख रहे हो कि पानी निकल रहा है। ठीक है, एक गड्ढा यहाँ पे है, कोई यहाँ पे सेवा करने के लिए नहीं आता जी। मच्छर हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है, काम बिल्कुल खत्म हो गया है। परेशानी ये है कि पिछले 6 महीने से यहाँ पानी की निकासी नहीं हो रही। दुकानदार करे तो करे क्या, कस्टमर आता है पैर अंदर लेके, वो आने से भी हिचकिचाता है अंदर कि सोचा गंदगी है कि बाहर अंदर जाएगा कैसे। पिछले 6 महीने से सबको कह के थक चुके हैं। यहाँ पे आते हैं, सर्वे करते हुए चले जाते हैं। अजय नायक भी आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिविर बंद है, पीछे से टूटा हुआ है, और ये पानी बाहर निकालते हैं। यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती है बारिश के टाइम पे कि बस दुकानें बंद करके पटाखे जाने का ही टाइम हो जाता है। तो अगर हमारी बात
जो इनके पीडब्ल्यूडी विभाग के सदस्य हैं उनको पहुँचाए और ये यहाँ से पानी की निकासी जल्द से जल्द। कुछ समय पहले नगर के सभी जोहड़ व तालाबों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें झील का नाम दिया गया था, लेकिन बरसाती मौसम में इन झीलों में पानी के ओवरफ्लो के चलते नगर परिषद द्वारा पानी निकासी के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि ने विस्तार से जानकारी दी। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात का पानी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण पार्क के सब झूले खराब हो गए हैं। इसके पानी की निकासी का प्रबंध करने के लिए प्रत्येक जगह पर एक बड़ी मोटर लगाकर पानी की निकासी की जाएगी। इसका सीधा कनेक्शन शहर के सीवरेज से होगा। इसके लिए जल्दी ही उचित प्रबंध किया जाएगा ताकि झील के साथ बने पार्क को बचाया जा सके। एक परमानेंट कमरा बनाकर उसमें मोटर पंप सेट किया जाएगा ताकि झील से ज़्यादा होने वाला पानी इकट्ठा सीवरेज के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। झीलों के अंदर अब बरसात का पानी ज़्यादा भर गया है, जो पार्क थे सब पार्क खराब हो गए, घासें खराब हो गई, पेड़ पौधे खराब हो गए, झूले पार्क जिम वगैरह। अब प्रत्येक झील के ऊपर एक हम बड़ी मोटर लगा करके पंप चैम्बर बना करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि और उसका सीधा कनेक्शन सीवरेज से होगा। हम ये निश्चित करेंगे कि प्रत्येक झील के अंदर 3 से 4 फुट पानी हो। जैसे ही इससे ज़्यादा पानी बढ़ता है तुरंत पंप चैम्बर पंप के माध्यम से मोटर के माध्यम से पानी निकाल कर सीवरेज में डाला जाए। और 3 से 4 फुट पानी रहेगा तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटने की भी संभावनाएं शून्य हो जाएंगी और सबकी सुरक्षा रहेगी। और जो झील का पानी है एक ऐसा हम व्यवस्था करें कि झील के पानी की हम जो हमारी घास है, फुलवारी है, पेड़ पौधे हैं उसमें भी उसका प्रयोग हो सके, ऐसी व्यवस्था जल्दी कर देंगे, प्रत्येक झील पे कर देंगे। स्थानीय हांसी गेट स्थित श्री राम कुंज सत्संग धाम में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री राम भजन अग्रवाल की 10वीं पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत हृदय बाबू राम भजन अग्रवाल की इस पुण्यतिथि पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति एकत्रित हुए और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट एवं चिनार फैब्रिक्स के चेयरमैन नंद किशोर अग्रवाल एवं पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने बताया कि स्वर्गीय बाबू रामभजन अग्रवाल सच्चे राम भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए समाज राष्ट्र सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित किया। आज भी इनके द्वारा संचालित ट्रस्ट के माध्यम से छात्रों में चरित्रवान संस्कारवान बनाने के लिए मानस प्रतियोगिता का आयोजन, हवन यज्ञ, सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाता है तथा पुस्तक वितरण, वस्त्र वितरण, जल वितरण, योग, प्राणायाम, जन कल्याणकारियों नीतियों को आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि हमें धार्मिक अनुष्ठानों एवं हवन यज्ञ जैसे कार्य समय समय पर आयोजित होने से समाज का कल्याण स्वयं ही हो जाता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता खुशीराम शर्मा ने स्वर्गीय रामभजन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे संत पुरुष थे। उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए भी समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जिसके कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। मेरे पिताजी बाबूराम भजन जी के शुरू से संतों के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अति श्रद्धा थी। अब उनके हम यादगार में हमेशा से आज से नहीं, जब से वो गुजरे हैं, जब से हम ये मना रहे हैं। हमारी एक भावना है ऐसे संस्कार आने वाली पीढ़ी को भी उससे शिक्षा मिलेगी और आम आदमी को शिक्षा मिलेगी। ऐसे आदमी संत हृदय आदमी कभी कभी जन्म होते हैं। उन्होंने 65 पे नौकरी करने से इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, उस पर किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। ऐसे आदमी कभी पैदा होते हैं, ऐसे आदमी रेयर ही होते हैं। वरना आजकल के युग के पॉलिटिशियनों पर वो कहता ये कर लिया, किसी पे हर एक आदमी पर धब्बा है, हर एक आदमी अखबार में। आज तक मेरे पिताजी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। उनकी यही मानता थी, वो सच्चे ऐसे होते, जनता के साथ रहते, आम आदमियों से, उन्हें गरीब आदमी से मन से प्यार। उन्होंने बहुत गरीबी देखी हुई थी, उन्होंने वो टाइम देखा था, रोटी खाने के लिए देखी, वो टाइम देखा हुआ था। उस टाइम को याद करते हुए उनके दिमाग में ये थी कि पानी पिलाने का धर्म, संतों का आगमन, ब्राह्मणों का सेवा करना, गौ की सेवा उनके जीवन के अंदर, खून के अंदर लिखी हुई थी। वो साधारण आदमी थे। वो एक जब भी जाते थे कहीं, वो गरीबों की तरफ जाते देखते, क्यों उन्होंने खुद की गरीबी देखी। वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे। ऐसे आदमी कभी कभी पैदा होते हैं, हम तो उनका अनुसरण कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे आदमी रेयर होते हैं। जैसे बड़े बड़े संत हुए हैं, पंडित नेके राम जी हुए हैं, उनकी कोई बरादरी होती है, उनकी भी कोई बरादरी नहीं। जो अच्छे संत होते हैं उनके परिवार वाले अक्सर नीचे जाते हैं, क्यों वो अपने परिवार को देखते नहीं, वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। उनकी एक ही भावना थी, हम किसी प्रकार ये हमने पावर मिले, किस प्रकार उसका इस्तेमाल करें। उस पावर का उन्होंने मिसयूज़ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आज तक कोई मैंने ऐसा आदमी नहीं मिला जो बाबू राम के बारे में बुराई कर।
वो तो हो सकता है जो उनके साथ लड़ना चाहता हो इलेक्शन, उसी सीट को चाहता वो तो हो सकता है अपने स्वार्थवश कह सकता है, उन्होंने भी किसी ने कहा। चाहे चौधरी बंसीलाल जी जैसे आदमियों ने भी इतना काम किया है हरियाणा में, अब तो कोई भी नेता कर सकता है सब कुछ। जब पैसा नहीं था उस टाइम वो किया, उन्होंने भी अपना परिवार नहीं देखा था। चांद से सुरेंद्र भाई साहब आगे निकल गए और परिवार कहाँ आगे निकला। उसका एक ही काम था, बंसीलाल जी सुबह से शाम तक एक ही काम करते थे कि हरियाणा की कैसे तरक्की हो। उन्हें तरक्की का ही काम था, न कि और कोई काम था। जब भी वो फाइल देखते थे, काम देख तरक्की की बात, जहाँ भी रुकते थे अस्पताल में बढ़ जाते थे, फाइल वहाँ जाइए कैसे बिल्डिंग बन रही है, बाथरूम में बढ़ जाते थे कैसा बाथरूम, उनका एक ही भावना थी। हम आज हम बाबू राम भजन जी की अग्रवाल जी की 10वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हवन का प्रोग्राम है और शाम को 4 बजे सुंदरकांड का पाठ भी है। जिस प्रकार के मैंडेट मिला 20,000 प्लस वोट मिले, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जनता का मेरे को इतना सहयोग रहा और उन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और अपना आशीर्वाद बनाए रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं उनके लिए, उनका कोई भी काम होगा जो मैं कर पाऊँगी, वो मेरे पास आएंगे तो मैं बिल्कुल पूरा सहयोग करूँगी और उनका साथ दूंगी हर काम में। आज ये रामकुंज में बाबू राम भजन जी अग्रवाल पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहर के गणमान्य बहुत लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। दोबारा से मैं भी बाबू राम भजन जी को 10वीं उनकी श्रद्धांजलि सभा पर हाजिर होकर अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं। बाबू राम भजन जी को सम्मान से और प्यार से लोग, इतने सरल और इतने स्वच्छ हृदय के व्यक्ति थे, वो श्रेष्ठ पुरुष थे कि लोग उनको बाबूजी के नाम से पुकारते थे। इतनी आत्मीयता उनके अंदर थी और उनके परिवार में भी उनके संस्कार हैं और शहर के लिए उन्होंने वो अद्वितीय कार्य किए हैं, धार्मिक, राजनीतिक और उसमें एक विनम्र व्यक्ति की एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए उन्होंने नगर की सेवा की और शहर उनके परिवार को, उनके आदर्शों को बड़ा दिलो जान से मानता है और यही वजह है कि शहर ने उनके परिवार को बड़ा भारी सम्मान भी दिया है और शहर हमेशा उनको याद करेगा। शहर ही नहीं बल्कि प्रांत में उनको याद किया जाएगा। एक कार्यक्रम है जो रूपरेखा क्या रखेगी और आगे की कार्यक्रम क्या रहेगा? आज आदरणीय संत हृदय बाबू राम भजन अग्रवाल जी की 10वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन हम अभी हवन हो रहा है, उसके बाद शाम को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। जैसे कि वो एक धार्मिक उनका वो रहता तो विचार रहते थे, तो उस वजह से हम आज धर्म के कार्य कर रहे हैं। कल जो है सुबह आर्टिमिस गुड़गांव द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर हार्ट के, कैंसर के, न्यूरो के, डायबिटीज़ के डॉक्टर आएंगे और वो चेकअप करेंगे। कुछ फ्री चेकअप भी होंगे, सारा फ्री कैंप है। तो मेरा अनुरोध है सभी से, भिवानी की जनता से कि भी आए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाए। और शाम को हमारा प्रोग्राम रहेगा कृष्ण प्रणामी मंदिर अपना घर में, जहाँ कि हम उनके भोजन अपना घर में अपना सब बैठकर जो भी है वो भोजन करेंगे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।